नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं पंचम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप IC38 के इस वीडियो के भाग 1 और भाग 2 को अच्छी तरीके से देख चुके होंगे। उससे बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिला होगा। भाग 3 स्वास्थ्य बीमा परिचय से संबंधित है और IC38 की परीक्षा में भाग 3 यानी स्वास्थ्य बीमा से बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को न जानने की वजह से कितने लोग फेल भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्वास्थ्य बीमा उत्पाद से संबंधित खंड बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोट भी बनाते चलिएगा। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो कमेंट और सुझाव भी दीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वास्थ्य बीमा उत्पाद। पहला क्वेश्चन है, हालांकि अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों के लिए कवर की अवधि अलग अलग बीमा कंपनी के मामले में अलग अलग होगी और यह पॉलिसी में निर्धारित होती है। सबसे आम कवर अस्पताल में भर्ती होने के कितने दिन के लिए होता है? तो सही उत्तर है 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए कितने दिन की अनुग्रह अवधि की अनुमति दी गई है? सही उत्तर है 15 दिन। यानी 15 दिन के अंदर आपको पॉलिसियों को नवीनीकरण करना होता है, यानी रिन्यूअल जमा कर देना होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है। बताते चले मित्रों कि पहले 30 दिन का खर्चा और बाद के 60 दिन के खर्चों को कवर किया जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहचानें। पहला ऑप्शन, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, स्वास्थ्य बीमा का संबंध मर्त्यता से है, नहीं। तीसरा ऑप्शन, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता के साथ मर्त्यता से है। स्वास्थ्य बीमा का संबंध न तो रुग्णता से है न तो मर्त्यता से है, एक गलत है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि स्वास्थ्य बीमा का संबंध केवल और केवल रुग्णता से है, जो सही है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है बीमा धारक भुगतान नहीं करता और बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल का निपटारा करती है। ये बिल्कुल सही है। कैशलेस सेवा का मतलब कि ग्राहक को पैसा नहीं लगाना पड़ता है, बीमा कंपनियां सीधे अस्पताल को खर्च का भुगतान कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संबंध में PPN का सही पूर्ण रूप पहचानें। सही विकल्प है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। PPN का फुल फॉर्म होता है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। फुल फॉर्म के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों कि मैंने एक वीडियो बनाया है जो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म से संबंधित है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप देखिएगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक आप परीक्षा पास हो जाते हैं तब तक, और जब तक आप इंश्योरेंस एजेंट बनकर काम करेंगे तब तक ये वीडियो आपको बड़ा काम आएगा। इसके साथ ही साथ एक और वीडियो मेरा है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। ये भी वीडियो बहुत काम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है? पहचानें। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है, गलत। एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है, गलत। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी ले सकता है, एक रियल में गलत है, यानी गलत ही हमको छांटना है तो ये सही हो सकता है। यही ऑप्शन सही है। अगला अध्याय, स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन, यानी स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन कैसे होता है? जोखिम अंकन का मतलब आप हमारे पिछला वीडियो में देखे होंगे मित्रों। जोखिम अंकन का मतलब होता है कि बीमा की अंडरराइटिंग, यानी
जब हम कार्यालय में बीमा लेके जाते हैं तो उसका स्वीकृति मिलना और पास होना बीमांकन कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, बीमा लेखन खाली स्थान की प्रक्रिया है। बीमा उत्पादों की बिक्री, गलत। ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करना, गलत। जोखिम का चयन और जोखिम का मूल्य निर्धारण, ये सही है। विभिन्न बीमा उत्पादों की बिक्री, तो सही उत्तर है जोखिम का चयन और जोखिम का मूल्य निर्धारण। अगला क्वेश्चन, बीमा लेखन में खाली स्थान द्वारा परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन किया जाना आवश्यक है। सही विकल्प है बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों के लिए आवश्यक है। यानी कि बीमा लेखन में बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों को परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बीमा योग्य हित खाली स्थान को दर्शाता है। बीमा योग्य परिसंपत्ति में व्यक्ति के वित्तीय हित, बिल्कुल सही। पहले से बीमा की गई संपत्ति, गलत। नुकसान के लिए प्रत्येक बीमा कंपनी का हिस्सा, जब एक से अधिक कंपनी एक ही नुकसान को कवर करती हो, नहीं, गलत है। नुकसान की राशि जो बीमा कंपनी से वसूल की जाती है, बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन है बीमा योग्य परिसंपत्ति में व्यक्ति के वित्तीय हित, यानी बीमा योग्य हित। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, बीमा लेखन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने या आकलन करने की उच्च लागत शामिल है, गलत। वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उम्र स्वास्थ्य के बीमा के चिकित्सा बीमा लेखन में महत्वपूर्ण कारक हैं, गलत। प्रस्तावकों को अपने स्वास्थ्य जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए चिकित्सकीय और पैथोलॉजिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होता है, नहीं। चौथा ऑप्शन है जोखिम के प्रत्येक घटक के बारे में प्रतिशत आकलन किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जोखिम के प्रत्येक घटक के बारे में प्रतिशत का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समूह स्वास्थ्य बीमा में समूह के गठन में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बीमा कंपनी के खिलाफ या प्रतिकूल चयन कर सकता है। दूसरा, समूह स्वास्थ्य बीमा केवल नियोक्ता कर्मचारी समूहों के लिए कवरेज प्रदान करता है। सही विकल्प है चौथा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की रुग्णता को प्रभावित नहीं करता। लिंग, गलत। पति पत्नी की नौकरी, बिल्कुल सही। तीसरा, आदतें। चौथा, निवास स्थान। यानी सही ऑप्शन है पति पत्नी की नौकरी रुग्णता को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमा धारक को खाली स्थान के लिए भुगतान किया जाता है। बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान, वास्तव में खर्च की गई राशि की परवाह किए बिना बीमा राशि, दोनों पक्षों के बीच सहमत एक निश्चित रकम और बीमा राशि की परवाह किए बिना वास्तविक नुकसान। तो सही ऑप्शन फर्स्ट सही है, बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान के लिए भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, बीमा लेखक के लिए किसी आवेदक के बारे में जानकारी का पहला और प्राथमिक स्रोत उसका खाली स्थान है। सही ऑप्शन है प्रस्ताव प्रपत्र, क्योंकि ऑप्शन तो 4 हैं लेकिन प्रस्ताव प्रपत्र के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होता है, यही पहला स्रोत है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, बीमा लेखन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है जब खाली स्थान, यानी कि इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन है प्राप्त जानकारी का सावधानी से आकलन किया जाना और उचित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना बीमा लेखन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक निर्धारण विधि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। संख्यात्मक निर्धारण विधि प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से एक बड़े व्यवसाय के संचालन में अधिक गति प्रदान करती है। अगला विकल्प, मुश्किल या संदिग्ध मामलों का विश्लेषण चिकित्सा रेफरी या विशेषज्ञों के बिना संख्यात्मक अंकों के आधार पर संभव नहीं है, यही ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है इस विधि का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
जो गलत है। और चौथा ऑप्शन है यह विभिन्न बीमा लेखकों के फैसलों के बीच स्थिरता सुनिश्चित करता है, यह गलत है। तो सही ऑप्शन है मुश्किल या संदिग्ध मामलों का विश्लेषण चिकित्सा रेफरी या विशेषज्ञों के बिना संख्यात्मक अंकों के आधार पर संभव नहीं है। अगला अध्याय देखते हैं, स्वास्थ्य बीमा दावे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बीमा दावा प्रक्रिया में हितकारक नहीं है? सही विकल्प है बीमा कंपनी के शेयर धारक, यानी बीमा कंपनी के शेयर धारक दावा प्रक्रिया में हितकारक नहीं हो सकते हैं। वह लाभांश ले सकते हैं लेकिन किसी प्रकार का दावा, मृत्यु दावा, मैच्योरिटी दावा नहीं ले सकते हैं। इसलिए सही विकल्प है बीमा कंपनी के शेयर धारक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अस्पताल में रहता है जिसमें एक अंतः रोगी पर किए गए सभी उपचारों का विवरण होता है, यानी वो जांच रिपोर्ट कहलाता है? तो पहला ऑप्शन सही है। बाकी के तीनों ऑप्शन निपटान पत्र, मामले का दस्तावेज और अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र, यह तीनों नहीं कहलाता है, यह तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन, दावों की स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी के बही खातों में सभी दावों के संबंध में किए गए प्रावधान की राशि को किस रूप में जाना जाता है? तो पूलिंग के रूप में जाना जाता है। सही ऑप्शन पहला है, यानी फर्स्ट सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक हितकारक माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ग्राहक, जो सही है। सेकंड ऑप्शन मालिक, थर्ड ऑप्शन बीमा लेखक और फोर्थ ऑप्शन बीमा एजेंट या ब्रोकर। तो सही विकल्प है ग्राहक। क्वेश्चन 2, गिरीश सक्सेना के बीमा दावे को बीमा कंपनी द्वारा इनकार कर दिया जाता है। इनकार के मामले में बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के अलावा गिरीश सक्सेना के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? पहला ऑप्शन सरकार से संपर्क करना, नहीं। दूसरा ऑप्शन वैधानिक प्राधिकरणों से संपर्क करना, हाँ, जिसको हम लोग IGMS सिस्टम कहते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। यही वो सिस्टम है जिससे बीमा कंपनी की शिकायतों को लोकपाल से या उपभोक्ता फोरम से शिकायत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव महतो द्वारा एक प्रस्तुत स्वास्थ्य बीमा दावे की जांच के दौरान बीमा कंपनी को पता चलता है कि राजीव महतो के बजाय उनके भाई राजेश महतो को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव महतो की पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं है, यह खाली स्थान धोखाधड़ी का उदाहरण है, यानी प्रतिरूपण संबंधित धोखाधड़ी का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन नकली, जो गलत है, तीसरा ऑप्शन खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बताना, जो गलत है, और चौथा ऑप्शन आउट पेशेंट उपचार को इन पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होने में परिवर्तित करना, जो गलत है। सही विकल्प प्रतिरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्थिति में आवासीय अस्पताल में भर्ती होने को एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कवर किया जाता है? तो सही विकल्प है सेकंड। अस्पताल नर्सिंग होम में आवासीय सुविधा का अभाव है तो रोगी को वहां नहीं ले जाया जा सकता है या नहीं भर्ती किया जा सकता है। ऐसे में रोगी का इलाज जहां भी होता है वह भुगतान के योग्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोड बीमारी की इलाज की प्रक्रियाओं को दर्शाता है? तो सही विकल्प है CPT कोड। CPT कोड मतलब कि बीमारी का इलाज किस तरीके से हुआ है वह इस कोड के माध्यम से पता चल जाता है। तो मित्रों, इस तरीके से हम लोग स्वास्थ्य बीमा के अनुभाग को खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि हमारा एक वीडियो है कि IC38 एग्ज़ाम की पासिंग टिप्स क्या है, पासिंग ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है, हम क्या योजना अपनाएं, क्या ऐसा करें कि कम समय में कम पढ़ करके IC38 की परीक्षा को पास कर लें। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी हमारे इस वीडियो के अन्य भाग 1 भाग 2 को भी ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ के अच्छी तरीके से पास हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।